हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे ऑडिटिंग की सीरीज चल रही है जिसका कि ये 4th वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहले की वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जा करके उनको देख करके आइए। लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। हमने पहले सारी वीडियोस में मीनिंग देख रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, कितने तरह के फ्रॉड्स होते हैं, एरर्स को कैसे ऑडिटर डिटेक्ट करता है, उसको कैसे प्रिवेंट करता है, ये सब कुछ हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। सो अभी देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। लिमिटेशंस क्या है? तो देखिए, ऑडिटिंग का कोई खास लिमिटेशंस देखने को मिलता नहीं है। बेसिकली ऑडिटिंग का ऐसा कोई खास लिमिटेशन नहीं है क्योंकि इसका डिज़ाइन ही किया गया है लोगों के इंटरेस्ट में रह करके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, जो भी एसोसिएटेड पार्टीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऑडिटिंग की जाती है। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं? जैसे कि लैक ऑफ कंप्लीट पिक्चर। The auditor may not give complete picture if the audits are prepared with the intention to defraud other. Auditor may not be able to detect them. अभी देखिए, अगर सपोज कीजिए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए हैं वो इस इंटेंशन से ही बनाए गए हैं कि हमें फ्रॉड करना है। अगर मोस्ट ऑफ द लोग, ज़्यादातर लोग मिल करके एक फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाएगा वो फ्रॉड करने के सेंस से ही बनाया जाएगा। उसको इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि फ्रॉड को अच्छे से अंजाम दे दिया जाए। तो और ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑडिटर के पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट दिया जाता है, जो एविडेंसेस दिए जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, वो उन्हीं के बेसिस पे ऑडिटिंग को परफॉर्म करता है। तो अगर जो लोग ऑलरेडी इंटेंशनली फ्रॉड करने के पीछे लगे होंगे, जो वेल प्रिपेयर्ड होंगे, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी उस तरीके से फ्रेम करेंगे जिससे कि उनके उस फ्रॉड का कोई पता न लगा पाए। तो क्योंकि यहाँ पे जो ऑडिटर है वो पूरा कंप्लीट पिक्चर इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि वो रिलाई करता है उन्हीं एविडेंसेस, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो कि वहाँ की कंसर्न्ड अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करती है। इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये ऑडिटिंग का लिमिटेशन है। वहाँ पे कंप्लीट पिक्चर आप नहीं देख पाते कि अंदर क्या चल रहा है। जो चीज़ मिलता है उसी के बेसिस पे ऑडिटर अपने रिपोर्ट को फ्रेम करता है। Next one, that is problem of dependence. Sometimes the auditor has to depend on explanations, clarifications and information from staff and the client. He may or may not get correct or complete information. अब देखिए, ऑडिटर को डिपेंडेंट होना पड़ता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब जस्टिफिकेशन मांगना पड़ता है, जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट पे अगर कहीं पे ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एक्सप्लेनेशंस मांगता है, क्लैरिफिकेशंस मांगता है स्टाफ से, अपने क्लाइंट से। तो अगर वो जो क्लैरिफिकेशन देंगे, जो एक्सप्लेनेशन देंगे, उस पे ऑडिटर को रिलाई करना पड़ता है। तो वो डिपेंडेंट हो जाता है उनके एक्सप्लेनेशंस पे। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है ऑडिटिंग का। नेक्स्ट वन, existence of error in the audited account. Due to time and cost constraint, the auditor cannot examine all the transactions. He uses sampling to check the transactions. As a result, there may be errors and frauds in the audited accounts. So even after the checking by the auditor. अब देखिए, अब क्योंकि अगर बहुत बड़ा अगर ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो कितने दिनों तक ऑडिट का प्रोसेस चलता रहेगा? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा टाइम फ्रेम चाहिए और जितना ज़्यादा दिन तक ऑडिट चलेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा ऑडिटिंग का। तो इन टाइम और कॉस्ट दोनों को मद्देनजर रखते हुए ऑडिटर क्या करता है कि सारे ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू नहीं करता, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को गो थ्रू नहीं करता। वो क्या करता है? सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करता है। यानी कि रैंडमली कुछ ट्रांजैक्शंस को लेता है एज ए सैंपल और उसके बेसिस पे वो सारे ट्रांजैक्शंस को चेक कर लेता है। ठीक है, तो अब क्योंकि वो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को खुद से चेक नहीं कर रहा, पर्सनली एग्जामिन नहीं कर रहा, तो वहां पे चांसेस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं एरर का एग्जिस्टेंस ऑलरेडी रह जाता है ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट में भी, अगर फर्म बड़ा है तो। Next one, that is exercise of judgment. The nature, timing and extent of audit procedures to be performed is a matter of professional judgments of the auditor. The same audit work can be done by two different auditors with difference in sincerity and personal judgment. अब देखिए, जजमेंट वाली बात है।
तो अब यहाँ पे क्या है, बहुत से ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट की बात आती है। यानी कि हमने पढ़ा था ना कि ऑडिटर कभी कभी कुछ गाइडलाइंस भी देता है अपने क्लाइंट को कि उनको कैसे अपने बिजनेस को और बेटर करने की ज़रूरत है। तो वो जो जजमेंटल रोल देता है ऑडिटर, जो जजमेंट्स देता है, वो डिफर करता है एक ऑडिटर और दूसरे ऑडिटर में, क्योंकि दोनों के सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, दोनों के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता अलग होती है। तो जब दो ऑडिटर को एक सिचुएशन में डालिएगा तो दोनों अपने अपने लेवल पे अपने अपने पर्सनल जजमेंट को देंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक लैकिंग हो जाता है ऑडिटिंग का। यानी कि एक ऑडिटर, जब आप सब्जेक्टिवली उससे पूछोगे कि आप अपना राय दीजिए हमारे बिजनेस के बारे में, तो वो कुछ और देगा, दूसरा ऑडिटर कुछ और देगा, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, जजमेंटल डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन, दैट इज द फिफ्थ वन, डाइवर्सिफाइड सिचुएशंस। ऑडिटिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ मैकेनिकल वर्क. Auditors may not be in a position to frame audit program which can be followed in all situations. देखिए ऑडिट प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो भी मैं करवाऊंगी यहाँ पे। तो ऑडिट प्रोग्राम थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। यानी कि पहले से ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए फर्म में आता है तो वो एक प्रोग्राम बनाता है कैसे कैसे चीज़ों को परफॉर्म करना है, यानी एक ब्लूप्रिंट बनाता है अपने काम का। तो वो पहले से उन प्रोग्राम को बना लेता है और उन्हीं के बेसिस पे अपनी ऑडिटिंग को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऑडिटिंग क्या है, एक मैकेनिकल वर्क है। यानी कि जो आपने प्रोग्राम फिक्स किया है, जो आपने प्रोग्राम फ्रेम किया है, उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। तो जब डाइवर्सिफाइड सिचुएशन आ जाता है, यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब सिचुएशन चेंज हो जाता है, तो फिर वहां पे ऑडिटिंग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। यानी कि सिचुएशन जो एज्यूम करके ऑडिटर चल रहा था उससे डिफरेंट सिचुएशन आ जाता है, तो वहां पे ऑडिटिंग का जो है लिमिटेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन, दैट इज लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। इन सम सिचुएशंस an auditor has to take opinion of experts on certain matters on which he may not have experts knowledge. The auditor has to depend upon such reports which may not be always correct. अब सपोज कीजिए एक ऑडिटर है, तो वो किन्हीं मशीनरी को देखना चाहता है कि क्या ये मशीनरी नई है या नहीं, या पुरानी है, क्या है, मतलब सपोज कीजिए उसको कोई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। अब ये तो हम पहले से देख रहे हैं कि ऑडिटर को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, उसको अपने फील्ड का यानी ऑडिटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बुक कीपिंग का नॉलेज होना चाहिए, सारे लॉज का नॉलेज होना चाहिए, सारी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो क्या जो ऑडिटर है वो टेक्नोक्रेट भी होगा, यानी टेक्नोलॉजी का भी उसको अच्छा खासा नॉलेज होगा। जब वो इन चीज़ों को वेरीफाई करेगा, टेक्निकली किन्हीं चीज़ों को देखेगा, तो उसको क्या चाहिए, किसी एक्सपर्ट का नॉलेज चाहिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के एक्सपर्ट का नॉलेज चाहिए। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऑडिटर को हर तरीके का एक्सपर्ट हो ऑडिटर। तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में उसको एक्सपर्ट के नॉलेज पे भी डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि ऑडिटर तो भाई एक है, तो उसको एक्सपर्ट का नॉलेज को मानना पड़ता है, उस पर रिलाई करना पड़ता है और उसी नॉलेज को अपने रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपर्ट के नॉलेज पे डिपेंड कर जाता है। यानी कि जो एक्सपर्ट बोला वो उसको मान के चलेगा और अपने रिपोर्ट में उसी को मेंशन कर देगा करेक्ट तौर पे कि हाँ भाई ये ऐसा सिचुएशन है और एक्सपर्ट से मैंने सलाह लिया, उसको ये सही बोल रहे हैं, तो ये भी सही ही मान लेता है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंस है, और डिपेंडेंस है तो लिमिटेशंस है। Next one, limitation of internal control. The auditor can only report on the truth and fairness of the financial statements, but other problems relating the management and control may not be possible to be covered by the auditor. यानी कि ऑडिटर क्या है, ऑडिटर के पास बस जो भी उसके पास फिनेंशियल स्टेटमेंट्स लाए गए हैं, जितने भी वाउचर्स लाए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लाए गए हैं, उनको वो वेरीफाई करता है और मिलाता है कि जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट उसके सामने प्रेजेंट किए गए हैं, जो फाइनल अकाउंट बना करके उसके सामने प्रेजेंट किया गया है, उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब कुछ एक्यूरेट है या नहीं, सब कुछ सही है या नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया गया है नहीं, सारी जो एंट्रीज हैं वो जेन्युइन है या नहीं, कोई एरर या कोई फ्रॉड तो नहीं है। यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट उसके पास लाए गए हैं
उनके ट्रुथ एंड फेयरनेस को वो बस देखता है। वो ये नहीं देखता कि मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उनके कंट्रोल के बारे में उसका कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि वो ओवरऑल सिचुएशन को हैंडल नहीं करता है, वो बस ये देखता है कि आपने बुक ऑफ अकाउंट बना दिया है, वो सही बनाया है या नहीं, उसमें कहाँ पे एरर है, कहाँ पे फ्रॉड है, बस इसको वो चेक करता है, ना कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में सोचता है। यानी कि उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। ठीक है। एंड द लास्ट वन, influence of management on the auditor. This is also come of the limitation of the audit, that the auditor is influenced by the doings of those in management. The reason is that he is appointed by the shareholders and directors who pay him remuneration or fees. अब देखिए, अगर कहीं पे ऐसा देखने को मिल जाए कि फ्रॉड जो है वो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ऑडिटर कहीं ना कहीं उस फ्रॉड में हाथ लगाने से पहले वो 4 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड है मैनेजमेंट से। जो अपर लेवल के लोग हैं, जो मैनेजमेंट हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वही उसको रेम्यूनरेट कर रहे हैं, वही उसकी फी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस्ड होगा वहाँ के मैनेजमेंट से। उसका अपॉइंटमेंट, उसका रेम्यूनरेशन, हर एक चीज़ उन्हीं के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ऑडिटर जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, और जब बारी आती है मैनेजमेंट की किसी फ्रॉड में, तो वो डिसीजन इस इन्फ्लुएंस की वजह से बायस्ड हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग पढ़ाने वाली हूँ। सो इस चैनल पे मैं इसी तरह से कॉमर्स और मैनेजमेंट के सारे पेपर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।